Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ पैरेलल रिएक्शन के बारे में कि पैरेलल रिएक्शन क्या कहलाता है। और पैरेलल रिएक्शन का जो पोर्शन है ना, ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं है, ये स्पेशली आपका पूछा जाता है कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, बट बोर्ड से इससे क्वेश्चंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैरेलल रिएक्शन कहलाता क्या है और इसमें देखिए क्या क्या हमको आगे पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा था ना, उधर क्या निकाला था, रेट कांस्टेंट निकाला था, इफेक्टिव रेट वहाँ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये निकाला था नहीं, फिर क्या लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाला था। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी पैरेलल रिएक्शन का इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकालेंगे, इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। वहाँ क्या देखा था, कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है, वही इसके अंतर्गत भी देखेंगे। मतलब वहाँ जनरल देखा था रिएक्शन में क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट का था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप देखा था कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट बढ़ रहा था, रिएक्टेंट का घट रहा था। तो यहाँ पैरेलल रिएक्शन में भी देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। आपको पढ़ना है रेट कांस्टेंट के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, पैरेलल रिएक्शन के बारे में, पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड। तो चलिए अब आगे आइए, मैं बताता हूँ। देखिए पैरेलल रिएक्शन कहलाता है क्या, पर इसका कंसेप्ट समझिए। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है ना, जैसे मान लिया एक रिएक्शन लिखता हूँ, समझिएगा। सपोज ये रिएक्शन यहाँ पर लिखा हमने, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, इसको आपने रिएक्शन किया मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। ठीक है, एल्काइलेशन कहलाता है ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, देखिए ये प्रोडक्ट आपका बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोलिन एंड पाराक्लोरोटोलिन, ये प्रोडक्ट बना। इसका नाम ऑर्थो क्लोरोटोलिन एंड पाराक्लोरोटोलिन, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट, जैसे ये रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये क्लोरोबेंजीन का क्या किए, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पर जो आपने रिएक्शन किया था किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। ये प्रोडक्ट आपका क्या बना रहा था, एक जगह प्रोडक्ट बना रहा था ऑर्थो क्लोरोटोलिन, ये बनाया प्रोडक्ट, और एक में प्रोडक्ट बनाया पारा क्लोरोटोलिन, है ना, ये बनाया ऑर्थो क्लोरोटोलिन है ना, पारा क्लोरोटोलिन। तो देखिए, तो ये रिएक्टेंट एक ही साथ दो प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एक ही साथ क्या, दो प्रोडक्ट बना रहा है। माने यही रिएक्टेंट ये भी प्रोडक्ट बना रहा है और यही रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट बना रहा है, ये अलग प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब रिएक्टेंट एक ही साथ डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हो तो उस रिएक्शन का नाम होता है पैरेलल रिएक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि व्हेन रिएक्टेंट फॉर्म different product when reactant form different product at the same time, या different products simultaneously in a chemical reaction, then the reaction is called parallel reaction. देखिए क्या लिखा, when reactant form different product simultaneously in a chemical reaction,
जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एक साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता हो तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्टेंट एक साथ अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसी रिएक्शन का नाम क्या होगा? साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो गया। तो ये जो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसमें एक प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो मेजर माइनर इसमें जो हो रहा था, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके परसेंटेज के द्वारा कि इसमें कितना परसेंट ये बनेगा, कितना परसेंट ये बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकली यही चीज़ प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है एक साथ, तो इन दोनों का क्या परसेंटेज होगा ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना होगा ये भी निकल सकता है। तो इसी तरह का रिएक्शन का स्टडी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यही एक सिंपल कंसेप्ट समझिए, यही पैरेलल रिएक्शन हो गया। तो अब इसी का आगे अब देखता हूँ जनरल फॉर्म कर। ठीक है, इसका आप जनरल फॉर्म कर लेता हूँ, हाँ और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पैरेलल रिएक्शन में ये स्पेशली आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो है ना इसका सिर्फ n = 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्पेशली है। जब फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तब ये n = 1 पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब रिएक्शन में दिखाता हूँ। मान लिया कि आपका ये रिएक्टेंट है, जैसे ही बताया जनरल फॉर्म, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एक साथ डिफरेंट प्रोडक्ट। कौन कौन? बी एंड सी। तो रिएक्टेंट ए फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट बी एंड सी साइमल्टेनियसली विथ देयर रेट कांस्टेंट K1 एंड K2। और यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट इसके लिए है K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2। तो देख रहे हैं सेम रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है एक साथ, तो इसी रिएक्शन को बोलेंगे पैरेलल रिएक्शन। और उसका रेट कांस्टेंट क्या है? एक में K1 है और दूसरे में K2 है। तो देखिए अब यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। R लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखेगा इस रिएक्शन के लिए? ये A टू B में जब बदल रहा था, इसके लिए डिफरेंशियल रेट रिएक्शन क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इज इक्वल टू। अब रेट लॉस यहाँ पर जो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रेट लॉस कैसे लिखेगा इसका? R = K, तो K1 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A लिख सकता हूँ। ये डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया एक के लिए, और ये हो गया रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से इस रिएक्शन के लिए देखिए R2 क्या लिखेगा? इधर से इधर जब जा रहे थे तो A के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ A। क्या फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 यही रह गया आपका। ठीक है, तो ओवरऑल ये तो इसके लिए हो गया, इसके लिए। अब इस रिएक्शन के लिए अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल टू पूरी रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन का, ही तो इंडिविजुअल दोनों को अलग अलग दिखा है। ये पूरी रिएक्शन के लिए अब लिख सकता हूँ रेट R इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर? देखिए तो क्या है, माइनस dA/dt, ये ना आया, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? K1 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहीं पर एक और फॉर्म क्या देख सकते हैं, इसको हटा देते हो कोई दिक्कत, अच्छा रहने भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू T इन अर्थ आपका इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, ये लिख दीजिएगा। ये क्या हो गया? यही तो है आपका, क्या था? R था। तो देखिए तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ये R इज इक्वल टू K एंड C पे पावर N, K ये K हो गया, आई क्या C, यहाँ पावर क्या है 1, है ना, 1 हो गया N। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो देखिए तो ये यहाँ पर क्या था? जनरल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए, पूरे पैरेलल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यहाँ क्या निकल गया? K1 प्लस K2। तो इसको लिखिएगा R ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इफेक्टिव ही हो गया, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A, वेयर K इफेक्टिव इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा? K1 प्लस K2। तो एक ये निकल गया K इफेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं सबका अलग अलग फॉर्म। K इफेक्टिव इस रिएक्शन के लिए क्या निकल गया? K1
प्लस K2, एक ये रिलेशन हमारा आ गया। ठीक है, तो यही हो गया। आपको मान लीजिए रिएक्शन यहाँ 3 प्रोडक्ट देता है एक ही साथ, एक से अधिक प्रोडक्ट, मतलब यहाँ 2 प्रोडक्ट दे रहा है, 3 प्रोडक्ट दे रहा है, 4 प्रोडक्ट भी देता है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, कन्वर्ट हो रहा है सी में, कन्वर्ट हो रहा है डी में, अलग अलग प्रोडक्ट सब देता। तो वैसे कंडीशन में के इफेक्टिव क्या होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये नोट करिए। तो के इफेक्टिव निकाल दिया पैरेलल रिएक्शन के लिए। अब इसी में हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताऊंगा, नोट करिए पहले इसको। ठीक है, चलिए अब दूसरा रिएक्शन में आइए। अब ये हाफ लाइफ पीरियड का, इसी पैरेलल रिएक्शन का अब हाफ लाइफ पीरियड, इसके बारे में आइए। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेगा पैरेलल रिएक्शन के लिए, देखिए ये टी हाफ, आप जनरल जान रहे थे उधर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या निकाला था, हाफ लाइफ पीरियड 0.693 बाई के, ये निकाले थे। तो इसके लिए पैरेलल रिएक्शन के लिए क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हो गया पैरेलल रिएक्शन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, इसकल टू क्या लिख दीजिएगा 0.693 बाई के इफेक्टिव, नहीं के इफेक्टिव। तो के इफेक्टिव यहाँ पर कितना आ गया था आपको 0.693 बाई के इफेक्टिव K1 प्लस K2 अभी निकाला था। तो देखिए, तो इसको के इफेक्टिव में हम लिख सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इजकल टू, हाँ हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड। तो आप इसको लिखिएगा, एक तो ये फॉर्म हो गया, और तोड़ के लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिखिए 0.693 बाई 0. अलग अलग दोनों का लिख रहा है यहाँ पर K1 के लिए। जो 2 रिएक्शन आपका था ये उधर तो मैं मिटा दिया, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप लिखा था ए प्रोडक्ट बी एंड सी, यहाँ रेट कांस्टेंट क्या था K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 था। तो इधर वाले के लिए है ना, रेट कांस्टेंट के लिए 0.693 बाई K1 है ना, इसके लिए हाफ K1, तो K1 के लिए यहाँ हाफ लाइफ पीरियड कैसे 0.693 के इफेक्टिव, सॉरी 0.693 बाई हाफ लाइफ पीरियड, सॉरी फर्स्ट नहीं, ये K1 इसकल टू लिख सकते हैं ना 0.693 बाई हाफ लाइफ पीरियड, ये जो था। फिर उसी तरह से क्या लिख दीजिएगा प्लस K2 का 0.693 बाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड के लिए। तो यहाँ देखिए 0.693 तो कॉमन निकल जाए, कैंसिल हो गया, तो लिखिएगा हाफ लाइफ पीरियड, इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा 1 बाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट प्लस 1 बाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड। यही तो निकल गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस पैरेलल रिएक्शन, निकल गया। तो आपका क्वेश्चन या तो डायरेक्ट यहाँ से रहेगा इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड दोनों का, ये दोनों रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा, और इस पैरेलल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पूछ देगा, तो इस तरह से निकाल देंगे। या डायरेक्ट आपका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, ये इफेक्टिव इस रिएक्शन का डायरेक्ट K1 K2 की जगह पर डायरेक्ट दिया रहेगा क्या, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, तो पर भी इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड यहाँ से निकाल देंगे। ये 2 फॉर्म होता है इसका, नोट करिए। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ पीरियड निकाला यहाँ से आपने, नहीं और सॉरी, इसका जो आप लिखेगा यहाँ से 1 बाई इफेक्टिव, 1 बाई टी हाफ इफेक्टिव, 1 बाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। तो देखिए, तो ये 2 चीज़ यहाँ पर हमको पता चल गया। एक हो गया पैरेलल रिएक्शन के लिए इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाल लिया आपने, 1 बाई टी हाफ इफेक्टिव इजकल टू 1 बाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ
फर्स्ट प्लस 1 बाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड। ये दो फॉर्म आ गया आपका। चलिए अब ध्यान देंगे, फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे क्या होना, यहाँ पर से क्वेश्चन दो जगह से रहेगा। पैरेलल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो देखिए क्या देगा, उस पैरेलल रिएक्शन के लिए इफेक्टिव रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, तो डायरेक्ट निकालेंगे इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू 0.693 बाई के इफेक्टिव, इसे निकल गया। अगर मान लिया गया ये नहीं दिया हुआ है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट नहीं दिया, वहाँ आपका K1 एंड K2 दिया हुआ है, तो K1 एंड K2 दिया हुआ है तो उसे हाफ लाइफ पीरियड दोनों का निकाल देंगे। K1 एंड K2 इस रिएक्शन के लिए A to B के लिए एंड A से C के लिए K1 K2 दिया हुआ है, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा हाफ लाइफ पीरियड, इसका भी हाफ लाइफ पीरियड निकल गया, और हाफ लाइफ पीरियड निकल गया तो फिर इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड इससे निकाल लेंगे। K1 K2 दिया रहेगा तो उसे क्या निकालेंगे, पहले ये K1 K2 दिया रहेगा तो T1 एंड T2 निकल जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, अब फिर इस तरह से यूज करके निकाल लीजिएगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो सकता है, या तो डायरेक्ट आपका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट दिया रहे, या नहीं तो आपको अलग अलग K1 और K1 K2 नहीं देकर वहाँ पर अलग अलग रिएक्शन का क्या दिया रहेगा, हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा। बस इस फॉर्म से बनाइए चाहे इस फॉर्म से बनाइए, ये दोनों में से यूज कर सकते हैं आप, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ आपका। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड का भी आपने देख लिया। अब आइए इसके आगे का एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में भी उसी तरह से इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे यहाँ पर, माने दोनों का कंबाइंड रिएक्शन करना निकाल रहे हैं, एक ही साथ दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक ही साथ दो प्रोडक्ट बना रहा है तो उन दोनों का इफेक्टिव निकाल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक रिएक्शन रहता तो इफेक्टिव एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट बोल देते, इफेक्टिव बोलना जरूरी नहीं था वहाँ पर। देखिए तो अब इस रिएक्शन में अब आई एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव थर्ड में इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसका कैलकुलेशन करिए। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी को आप इस तरह से दिखा देंगे शॉर्ट में, एक्टिवेशन EA और ये इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए समझिए। देखिए इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यहाँ पर आपको कैसे करना होगा, तो आप देखें तो ये आपको मालूम था आरएनएस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट इसी का यूज होगा, K इक्वल टू A है ना, आरएनएस कांस्टेंट E पे पावर माइनस EA बाई RT, ये था आपको मालूम आरएनएस इक्वेशन में। ठीक है, अब इसी का यूज करके हमको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होगा। आपने ये निकाल चुका था K इफेक्टिव, देखिए क्या K इफेक्टिव, तो K इफेक्टिव क्या हुआ था आपका K1 प्लस K2, है ना। ये जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन में यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा था ना, दिखा दे रहा हूँ मैं फिर से, B एंड C पैरेलल रिएक्शन, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, तो इस रिएक्शन का जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट था यही था। तो अब इसमें देखिए तो ये हम अप्लाई कर सकता हूँ, आरएनएस इक्वेशन को लिखिए तो क्या हो जाएगा, A इफेक्टिव, आरएनएस कांस्टेंट का A इफेक्टिव E माइनस पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव बाई RT, नहीं फिर यह K1 का उसी तरह से K1 के लिए आरएनएस कांस्टेंट A1 हो गया। फिर देखिए E पे पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट K1 के लिए हो गया अब बाई RT प्लस एक्टिवेशन एनर्जी A2 सेकेंड रिएक्शन का आरएनएस कांस्टेंट E पावर माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 बाई RT, देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए क्या करिए, दोनों साइड इसको अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर,
तो देखिए इसको आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, ए इफेक्टिव है ना, और ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पे पावर एक्स ही होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ई माइनस ई ए इफेक्टिव बाई आर टी। और चेन रूल लगा के फिर चेन रूल लगाएंगे, इसका चेन रूल से इसको फिर आगे करिए, क्या हो जाएगा, माइनस ई ए इफेक्टिव बाई आर टी। क्या लिख सकता हूँ ये, है ना। फिर यहाँ पर ए वन ई माइनस, फिर वही रह जाएगा ई वन आर टी, चेन रूल लगा लीजिए, माइनस ई वन ई ए वन आर टी प्लस ए टू ई, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, प्लस ए टू ई माइनस ई ए टू आर टी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ई ए टू आर टी। चेन रूल अप्लाई करके हो, ठीक है। इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएटिंग कर लिए, डिफ्रेंशिएट कर लिए तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और निकल रहा है, क्या रिलेशन, ऐसा करिए, ये माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो नीचे क्या है भाई, आर टी, इसका आर टी, ये आर टी, ये आर टी कैंसिल हो गया, ठीक है। आर टी, सॉरी ये वाला नहीं है, आर टी कैंसिल हुआ ये। चलिए अब देखिए तो ये वाला पोर्शन इतना, ये क्या हो गया, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, क्या के निकल गया, तो क्या कहलाएगा, के इफेक्टिव। ये क्या हो गया आपका, के इफेक्टिव, के इफेक्टिव इतना। इधर क्या बचा, इनटू एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, फिर ये वाला क्या पोर्शन हो गया, उसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी के इफेक्टिव, यहाँ लिखा था ना के इफेक्टिव, तो ये के क्या, के वन हो गया, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस उसी तरह से ये वाला क्या हो गया, के टू इंटू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड। देयरफॉर इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, क्या लिख दीजिएगा, के वन इंटू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, के टू रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव, के इफेक्टिव, के इफेक्टिव। तो इसी को आप, यही तो आपको क्या, के इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए निकल गया, पैरेलल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए क्या निकल गया आपका, यही निकालना था आपका, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 फर्स्ट का रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, रेट कांस्टेंट सेकेंड का एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन बाय इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2, ये निकल गया आपका रिलेशन, नोट करिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पोर्शन का नोट कर लिया, यहाँ पर समझ गया नहीं कैसे निकालना था। तो तीन चीज़ हमने निकाल दिया आपका, एक के इफेक्टिव निकाला पैरेलल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, पैरेलल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, पैरेलल रिएक्शन का इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। इफेक्टिव टर्म इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पर एक साथ दो रिएक्शन हो रहा है, तो उन दोनों का कंबाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, कंबाइंड हाफ लाइफ पीरियड एंड कंबाइंड रेट कांस्टेंट, ये सब पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स रहता है आपका, ये सब फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा। आप देखेंगे बुक में बहुत सारा मिलेगा, हम सारे का अलग अलग डिराइव कर दे रहा हूँ इस फॉर्म में। चलिए अब एक और इसी का देखिए,
अब आइए, जिससे क्वेश्चन आपका बुक में बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसके आगे वाला पोर्शन जो बताएंगे उसमें। अब उसका क्वेश्चन ये होता है, कंसंट्रेशन का रिलेशन दिखाना होगा कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया, वो दिखाना। जैसे रिएक्शन आपने जो लिखा था ये यहाँ पर क्या, ये रिएक्शन हो गया ए, रेट कांस्टेंट K1 प्रोडक्ट B और यहाँ C। तो देखिए ये जो रिएक्शन लिखा था ना, अब यहाँ पर इसी का दिखाना है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे हेडिंग हमको ही देना है, यहाँ पर क्या कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन किस तरह से होगा वो दिखाना भी है इस फॉर्म में। तो चलिए देखिए, इस रिएक्शन में पहले जो लिखा था, पहले R1 माइनस DA बाई DT इजकल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिख सकते हैं। उसी तरह से जो आपको बताया था R2 ए का लिख सकते हैं इस तरह से, DT K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या इस रिएक्शन के लिए, R2 के लिए। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, जैसे पहले बताया कंबाइंड फॉर्म में R इजकल टू क्या लिख दीजिएगा, यहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो गया ये K1 प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अब आगे फिर इसी में बढ़ाइए, सारा फर्स्ट ऑर्डर में जैसे किए थे सारा वही फॉर्म आ गया। देखिए भी इसको आप एक तरह कर लीजिए वेरिएबल को, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ डी ए बाई ए, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर ए इज इक्वल टू टी को इधर लेके चले जाइए, क्या लिख देंगे K1 प्लस K2 इंटू डी टी, क्या लिख सकता हूँ ये। अब दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो हम डायरेक्ट यहीं पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, या ऑन इंटीग्रेशन। तो देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, क्या बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए K1 प्लस K2 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ, जीरो से टाइम टी तक, है ना। यहाँ पर है इनिशियल टाइम जीरो रहेगा तो कंसंट्रेशन ए नॉट, और ये कंसंट्रेशन ए नॉट से ए तक, यहाँ माइनस साइन था। अब ऐसा कर दीजिए आप, इसको क्या लिख देंगे, ये फॉर्म में आ गया, इसका बता चुके थे पहले भी, माइनस लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए, लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक था ये, ए नॉट से ए, इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट क्या हो गया K1 प्लस K2, ठीक है, और ये डी टी का क्या हो गया, ये टी से जीरो हो गया, ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, माने के इफेक्टिव, ठीक है। और भी इसको हम कैसे यूज करेंगे, ऐसा कर देता हूं इसी को, लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, लिख सकता हूँ ये, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस साइन इधर लेके चले जाइए, माइनस आ गया, इसको लिख सकते हैं के इफेक्टिव, अभी लिख देता हूँ के इफेक्टिव, ये वाला क्या हो गया के इफेक्टिव टी माइनस जीरो टी हो जाएगा ये, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, लॉग बेस ई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, इजकल टू माइनस
के इफेक्टिव इंटू टी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ई पावर लॉग बेस ई, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। क्या हो गया, ई माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। ठीक है, चलिए ये वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया आपका। तो क्या लिख दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन इजकल टू ई पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। ठीक है, देयरफॉर यही तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इजकल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए नॉट डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए नॉट ई पे पावर माइनस के इफेक्टिव टी। यही तो निकल गया आपका रिलेशन, दैट इज ए इजकल टू ए नॉट ई माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। यही आपका यहाँ निकल गया रिलेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ ए किस तरह से वेरी करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये दिख गया। तो यहाँ पर फिर एक रिलेशन निकल गया, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट ई माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट के वन प्लस के टू इंटू टी, नोट करिए। ठीक है, अब इसी का दूसरा फॉर्म मिटाता हूँ। देखिए ये किसका निकाला, ए का कंसंट्रेशन का किसके टाइम के साथ, वो अब उसी तरह से बी का कंसंट्रेशन का रिलेशन दिखाएंगे, सी का कंसंट्रेशन का दिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही इतना होगा। चलिए नोट कर लिए ना, इसको मिटाता हूँ मैं, देखिए मिटा दें। अब अलग से हेडिंग आप लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक की जगह पर यहाँ लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके लिए क्या होगा और ये सब सारा आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पर डायरेक्ट पूछा रहता है, ये नहीं कि आप वहाँ ड्राइव करेंगे, ये सब याद रखना होगा फॉर्मूला माइंड में। क्वेश्चंस जो भी रहता है इसी का एप्लीकेशन से रहता है। चलिए देखिए, अब इसी का कंसंट्रेशन अभी देखिए R1 R2 तो निकाला था यहाँ पर। अब इसको पहले हम सिर्फ पहले वाला रिएक्शन में देखता हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो लिखा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ए प्रोडक्ट का भी लिखना ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इजकल टू इस रिएक्शन का ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दिया, इजकल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या लिख सकता हूँ ऐसे, यही R1 को अब ऐसा लिख सकता हूँ, इस R1 को, इसके लिए रिएक्शन लिखा ऊपर R1 के लिए, ऊपर ही लिख देता हूँ, जगह यहाँ नहीं था। चलिए देखिए R1 इजकल टू ए के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बी के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये दोनों से रिलेशन करना, हमको क्या कंसंट्रेशन ऑफ बी के साथ रिलेशन दिखाना है, तो आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ था तो इसके साथ रिलेशन दिखाता है, बी के साथ था इसके साथ दिखाएंगे, सी रहेगा तो सी के साथ भी उसी तरह से दिखा देंगे आगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी इजकल टू के ए, वही रिलेशन आ जाएगा सी कंसंट्रेशन ऑफ सी में। यहाँ पर सिर्फ डेरिवेशन है, सबका क्या फॉर्म होता है वो सबको ड्राइव कर दे रहा हूँ कि पैरेलल रिएक्शन में ये किस तरह से होता है। तो चलिए देखिए अब इसी को हम लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। आप कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल चुके हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वेरी कर रहा था, वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, के ये हो गया ए नॉट पावर ई माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, लिख सकते हैं ना, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट वाला जो था। फिर यहाँ पर आप देखिए, अब ये कर दीजिए इसको, कंसंट्रेशन ऑफ बी डी बी इजकल टू
K इंटू ए नॉट ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू डी टी। डी टी को इधर कर दिया, ठीक है। अब आइए इसी को इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, है ना। तो इसी में यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसको इंटीग्रेट में, कंसंट्रेशन टाइम 0 एंड यहाँ पर टी, तो टाइम 0 रहेगा तो प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट एट टी, ये बी का कंसंट्रेशन, तो टाइम प्रोडक्ट जब रिएक्शन शुरू ही करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो जब टी 0 होगा तो बी का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 0 होगा इनिशियल में, और फाइनली क्या होगा, बी बन जाएगा ना। टाइम जब 0 होगा माने रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो टी इजकल टू 0, तो टी जब 0 होगा तब बी का कंसंट्रेशन भी 0 होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। और फाइनली टी टाइम पर कितना बन गया, बी बन गया ये, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेट कर देंगे डी बी माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। ये बी आ जाए इजकल टू, यहाँ कांस्टेंट क्या, के ए नॉट, के ए नॉट, और इसका आप इंटीग्रेशन कर लिए तो देखिए ई पे पावर माइनस एक्स का ई पे पावर माइनस एक्स वही वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2, है ना, टी, और इसका बाई क्या लिख दीजिएगा, K1 प्लस K2 माइनस, लिख सकते हैं 0 से टी तक, इन हो जाएगा आपका इसमें डिवाइड हो जाता है। अब आगे फिर क्या लिख दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये सब होना चाहिए आइडिया आपका इसमें इंटीग्रेशन का, जहाँ जो जरूरत पड़े ऐसे मैं हिंट कर ही रहा हूँ, चेन रूल से कैसे अलग कर रहा हूँ मैं। फिर देखिए तो के ए नॉट, अब ऐसा करिए, देखिए के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको बाहर निकाल दीजिए, माइनस K1 प्लस K2 ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2, ठीक है, टी माइनस टी का वैल्यू 0, तो 0 ई पे पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1, लिख सकते हैं। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब देखिए इस माइनस को अंदर कर दीजिए, तो माइनस अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसी का, ये तो निकल गया हमारा प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ बी के इनिशियल कंसंट्रेशन बाई K1 प्लस K2 1 माइनस ई पे पावर K1 प्लस K2 इंटू टी, है ना। यही तो निकल गया कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या आ गया आपका, के ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन K1 प्लस K2 1 माइनस ई पे पावर माइनस इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इंटू टी, ये रिलेशन आ गया। उसी तरह से सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, बी सॉरी सी, तो देखिए सी में आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर वही ना आ जाएगा। हाँ, सी के लिए जब आपको लिखना होगा, एक चीज़ छूट गया आपका, सॉरी, ये आप K1 है, रेट कांस्टेंट था, इसका भी रेट कांस्टेंट K1 था, ये K1 आपको देना होगा, यहाँ पर छुटा हुआ है, ये क्या था, K1 रेट कांस्टेंट, यहाँ भी K1, ये K1, है ना। इस रिएक्शन का यहाँ रेट कांस्टेंट K1 था, ये K1 छूट गया था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाए, ये K1, तो देखिए अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से R2 में क्या लिखेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इजकल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, नहीं A के रेस्पेक्ट में, फिर C के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल रेट लॉ इजकल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ A, लिख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से यहाँ क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ DC बाई DT इजकल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ A,
K2 यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर सारा वैल्यू K1 के जगह पर क्या आ जाएगा, सिर्फ K2 आ जाएगा, सारा चीज़ वही फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर K1 के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्म वही हो जाएगा। तो उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ K2 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 K1 प्लस K2 1 माइनस ई पे पावर K1 प्लस K2 इंटू टी, ये फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनली क्या हो गया, देखिए K2 कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन K1 प्लस K2 1 माइनस ई पे पावर K1 प्लस K2 इफेक्टिव रेट कांस्टेंट इनटू टी। यही इतना अलग अलग फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पैरेलल रिएक्शन का आता है। पैरेलल रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर में यही पढ़ना भी था आपका। तो इसमें देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर बी एंड सी का कंसंट्रेशन आपने निकाल लिया, अभी बोला था ना कि ये दोनों का कंसंट्रेशन आपने निकाल लिया। अब इसमें कौन सा रेशियो पूछ देगा, रेट कांस्टेंट का रेशियो पूछ देगा, तो रेट कांस्टेंट का रेशियो निकाल लेंगे हम। ठीक है, दोनों के लिए क्या रेट कांस्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। नहीं बोला था कि दो प्रोडक्ट बना था, कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, निकाल ले सकते हैं। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ बी सी है ना, ए के रिस्पेक्ट में, ये सब नीचे वाला पर सारा क्वेश्चन पूछा हुआ आपका है। अब देखिए कैसे मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर क्या रहेगा ना, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ देगा आपका, पूछ देगा ए पर, ठीक है, कि बताइए कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसका रेशियो है। व्हाट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या हुआ, माने बी एंड सी तो बनेगा तो दोनों का किस फॉर्म में कंसंट्रेशन वहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तब बी एंड सी का कंसंट्रेशन देखिए ना, सारा चीज़ सेम है, डिफरेंट क्या है, K2 है, इसमें K1 है, तो इसका रेशियो क्या हुआ K1 बाई K2, ये निकाल देंगे। इन हो गया, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो हो जाएगा। अगर यहीं पर ये पूछ दे, देखिए परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो बी का कंसंट्रेशन अब भाई टोटल कंसंट्रेशन बी आ प्लस सी टोटल कंसंट्रेशन आई इंटू 100, इन निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया K1 है ना, ये क्या हुआ K1 प्लस K2 इंटू 100, ये निकल जाएगा। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, तो क्या होगा सी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू 100। तो देखिए इसमें फिर आप निकाल लीजिएगा। उसी तरह से क्या हो गया K2 बाई K2 प्लस K1 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में भी निकल जाए कौन कितना बनेगा, ये भी निकाल ले सकता हूँ। ठीक है, एंड फाइनली अब एक ग्राफ दिखा देता हूँ उसी से रिलेट कर कर। इधर मैं दिखा दे रहा हूँ आपका, इधर कंसंट्रेशन का ग्राफ दिखा रहा हूं और इधर रिएक्शन में दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट का यहाँ पर, तो बोलते रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ दिखा रहा हूँ, उसी में जो रिएक्शन था उसका ये क्या हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का दिखा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट का, तब प्रोडक्ट इनिशियली तो जीरो होगा, जब टी इजकल टू जीरो होगा तो उसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जीरो। तो यहां पर क्या करिएगा, ये दिखा दे कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी दोनों बना था ना, यहां दिखाता हूं कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका दिखा दिया, ये देखा कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो देखिए तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, इस तरह दिखा दिया इसका। और इस ग्राफ में स्पेशली क्या दिखा है, आप ध्यान देंगे
क्या दिखा रहे हैं कि बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा बन रहा है, तो बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा बन रहा है तो कन्फर्म है बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर अभी आपको रेशियो बताया था ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी अब बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी इजकल टू क्या था, K1 बाई K2, ये ना। तो कन्फर्म है इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया कि K1 का वैल्यू ज़्यादा होगा K2 से, माने अलग अलग रिएक्शन में रेट कांस्टेंट तो अलग अलग होगा, तो जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ K1 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है इस ग्राफ में, तभी कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा दिखा रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में। अगर सी का ज़्यादा रहता तो ये ऊपर आता, ये नीचे रहता। अगर सी का रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता तो सी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता, बी का कम होता। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यही हो सकता है आपका पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड। इसमें आप बुक से क्वेश्चंस बनाइएगा, देखिएगा हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चंस रहेगा आप सॉल्व करेंगे तो उसमें बन जाएगी। ठीक है।